हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक है, इसको जो कवर कर रहे हैं, इसके चैप्टर को और चैप्टर के हर एक टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, सब कुछ जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको इसे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। मेरी यही कोशिश रहती है कि इसको सिंपल लैंग्वेज में और जो भी टॉपिक मतलब कंफ्यूजिंग वाला है, उसको मतलब ईजी लैंग्वेज में, ईजी मेथड से आपको समझा सकूँ। तो आज हम जो इसमें अब तक जो हमने कवर किया है, तो अभी हमने देखा क्या है कि 6-7 जो वीडियो मैं इस पे जो बना चुका हूँ, उस पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन, सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर्स इन पार्लियामेंट, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये जो इतने टॉपिक्स पर मैं पहले ही वीडियो बना के इस पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाके इन्हें देख सकते हैं। आज की जो वीडियो में हम कवर करेंगे, वो करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे और इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि एक में तो हम क्या है कि जो ऑर्डिनरी बिल्स वगैरह होते हैं उनको समझेंगे, दूसरे पार्ट में हम जो मनी बिल्स है उसके बारे में समझेंगे और तीसरी जो वीडियो होगी उसमें हम फाइनेंशियल बिल्स जो होती हैं उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, इससे मतलब क्या है कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से मतलब है कि जो भी सदन में कोई भी एक बिल बनाया जाता है, तो किसी भी एक कानून को बनाने के लिए जो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया को हम क्या है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहते हैं। और कैसे कोई भी बिल बनता है, किन किन स्टेज से होकर उसे पास होना पड़ता है, उन सभी के बारे में इस टॉपिक में कवर किया गया है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर होती है इज आइडेंटिकल इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सदन के दोनों सदनों में जो ये प्रोसेस होती है किसी भी बिल को एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस को करने की, वो दोनों में सेम होती है कि हर एक बिल को पास होना पड़ता है सेम स्टेज से इन ईच हाउस, दोनों हाउसों से उनको पास होना पड़ता है। एक बिल, एक प्रपोजल, बिल क्या है, एक प्रपोजल है फॉर लेजिस्लेशंस, मतलब किसी भी विधेयक को बनाने के लिए क्या एक प्रस्ताव है बिल। एंड इट बिकम्स एन एक्ट और लॉ व्हेन ड्यूली एक्टेड, और कब एक बिल कब बनता है, एक एक्ट या लॉ कब बनता है, जब वो पूरी तरीके से पास हो जाता है, तब वो बिल जो है एक एक्ट की फॉर्म में बन जाता है और तभी हम उसको क्या कहते हैं कि एक लॉ बन गया, एक कानून बन गया। नेक्स्ट, अगर बिल जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, वो कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के होते हैं, 2 काइंड्स के बिल्स होते हैं। एक वो होते हैं पब्लिक बिल्स और दूसरे प्राइवेट बिल्स। तो आपको ध्यान रखना है बिल्स क्या तरीके, कितने टाइप के होते हैं, 2 तरीके के। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे गवर्नमेंट बिल, यानी कि जो पब्लिक बिल है उनको गवर्नमेंट बिल कहते हैं, जबकि प्राइवेट बिल होता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल्स भी कहा जाता है। दोनों ही जो गवर्न किए जाते हैं एक सेम जनरल प्रोसीजर से एंड पास थ्रू द सेम स्टेज इन दी हाउस, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो जो प्राइवेट बिल है उसकी कोई अलग प्रोसेस है पास करने की और एक प्राइवेट पब्लिक बिल है उसको अलग, ऐसा नहीं है। दोनों को ही जो बिल्कुल एक सेम प्रोसीजर जो है वो अपनाया जाता है उसको पास करने के लिए। बिल जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में उनको 4 भागों में बांटा गया है। अभी हमने देखा था कि 2 तरीके के बिल्स होते हैं, क्या एक पब्लिक बिल और एक प्राइवेट मेंबर बिल। अब जो पार्लियामेंट में जिनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंट्रोडक्शन के बेस पे इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन से? ऑर्डिनरी बिल्स, दूसरा है मनी बिल्स, तीसरा है फाइनेंशियल बिल और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यानी कि ऑर्डिनरी बिल्स को बिल मतलब उन सभी बिल्स को इस कैटेगरी में रखा गया है जो किसी भी बिल्स विच आर कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन द फाइनेंशियल मैटर, यानी कि फाइनेंशियल सब्जेक्ट से छोड़कर, उससे हटकर अगर किसी भी तरीके का कोई भी बिल है तो वो किसकी कैटेगरी में रखा गया? ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी में। फाइनेंशियल का मतलब है यहाँ पैसे से लेन देन, मतलब पैसे से जिसमें ऐसे बिल में मनी की कोई बात नहीं होती हो, उनको ऑर्डिनरी बिल्स कहते हैं। दूसरा है मनी बिल। अब मनी बिल में क्या है, वो सभी विच आर कंसर्न विद दी फाइनेंशियल मैटर्स, जैसे लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एटसेट्रा, यानी कि वो सभी बिल्स जो कि फाइनेंशियल मैटर से जुड़े हुए हैं। और फाइनेंशियल मैटर जैसे टैक्स को लगाना, और टैक्स भी किस पे लगाया जाता है? पैसे पर। ठीक है, तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये किससे रिलेटेड हो गया? पैसों से रिलेटेड हो गया। पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर होता है, कितनी उसकी रेवेन्यू हो रही है और कितना वो खर्च कर रही है, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर, तो उससे रिलेटेड भी यदि कोई भी बिल है तो उसको मनी बिल की कैटेगरी में रखा जाएगा। तीसरा है फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स आर आल्सो कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल मैटर्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम द मनी बिल्स, यानी कि क्या, ये भी वो बिल्स होते हैं जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, मतलब लेकिन मनी बिल से अलग है। अब यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो जो मनी बिल्स की एक डेफिनेशन दी गई है,
कि मनी बिल्स जो है वो एक आर्टिकल 110 क्या बताता है, 110 मनी बिल्स के बारे में बताता है और इसमें बताता है कि कुछ प्रोविजन से यदि कोई भी बिल इस प्रोविजन से रिलेटेड है तभी उसको मनी बिल माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो उनको अगर छोड़ दें और फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है तो उसको फाइनेंशियल बिल्स कहा जाता है। फोर्थ वन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि विच आर कंसर्न टू दी विद द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें अगर कोई भी उसके कोई भी प्रोविजन में अगर कोई चेंज करना है, अमेंड करना है और बिल उससे संबंधित है तो उसको फोर्थ कैटेगरी में रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द सेपरेट प्रोसेस टू एनेक्टमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर टाइप ऑफ बिल्स। अब चारों तरीके के जो बिल्स हैं उनकी कुछ ना कुछ अलग अलग प्रोसेस है उनको इंट्रोड्यूस करने की। द प्रोसीजर विद रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल आर एक्सप्लेन्ड हियर। यहाँ पर क्या है, तीन तरीके के जो फर्स्ट थ्री देख रहे हैं हम उनके बारे में, तो जो चैप्टर नंबर जो पार्लियामेंट जो हम अभी कवर कर रहे हैं इसमें इनकी प्रोसेस के बारे में बताया गया है, कैसे इन तीन तरीके के बिल जो है पास किया जाएगा। जबकि जो चौथा जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, उसमें बताया गया कैसे कि संविधान से संबंधित यदि कोई भी बिल है और उसको अगर चेंज करने के संबंध में अगर लाया गया है तो क्या प्रोसेस होगी, वो एक अलग चैप्टर में उसको कवर किया है। तो अभी हम केवल इन तीन टाइप्स के बिल के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब सामान्य बिल कौन से होते हैं, तो हर एक ऑर्डिनरी बिल हैज टू पास थ्रू द फॉलोइंग 5 स्टेजेस इन द पार्लियामेंट बिफोर इट्स फाइंड अ प्लेस ऑन द स्टैच्यू बिल। अब क्या है कि जैसे कोई भी बिल लाया जाता है, उसको लाया गया, उस पर डिबेट होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है, वहाँ पर बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाई जाती है और वो वहाँ से पास हो जाता है, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है उनकी सहमति के लिए। अगर प्रेसिडेंट भी पास कर देते तब जाकर उसे एक जगह मिलती है, पार्लियामेंट की एक स्टैच्यू बुक जो होती है उसमें वो लिस्ट कर दिया था। और जब कोई भी बिल कोई भी अगर लाया गया था, अगर इस पर जो मेंशन हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक लॉ बन जाता है, एक एक्ट या बन जाता है। तो टोटल कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं फर्स्ट रीडिंग की। तो पहली रीडिंग में क्या है कि देखें अभी हम, तो कुछ जो बिल होते हैं ऑर्डिनरी बिल होते हैं उनको कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा चाहे राज्यसभा में, कोई से भी हाउस में उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और ऐसे बिल जब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो किसके द्वारा, या मिनिस्टर के द्वारा, किसी भी अन्य मेंबर के द्वारा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑर्डिनरी बिल को कोई भी पर्सन जो है, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। द मेंबर हु वांट टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस। अब जो पर्सन उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उससे कहा जाता है कि आप सदन से बाहर होकर उसको लीव को मतलब हाउस को लीव कर दें, तब उसके बारे में आप इंट्रोड्यूस करें। जब हाउस ग्रांट्स लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल, द मूवर ऑफ द बिल इंट्रोड्यूस इट बाय द रीडिंग। यानी कि जब हाउस परमिशन देता है कि जो आप सदन को छोड़ दो, और तब वो सदन छोड़ देता है, उसके बाद इंट्रोड्यूस करता है बिल को उसके संबंध में। टाइटल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जब उसके बारे में जो क्या टाइटल है और क्या उसका उद्देश्य है, किस उद्देश्य से उस बिल को लेकर आ रहा है, उसके बारे में वो पर्सन बताता है। कोई भी डिस्कशन उस बिल पर तब तक नो इस स्टेज मतलब पहली जो स्टेज होती है इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता है। बाद में द बिल इज पब्लिश इन द गेजेटरी ऑफ इंडिया, तो जो भारत का गेजेटरी मतलब जो होता है राजपत्र, उसमें उसको प्रकाशित किया जाता है। इफ अ बिल पब्लिश्ड इन द गेजेटरी बिफोर इट इंट्रोडक्शन, लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल इज नॉट नेसेसरी। ये कहना है कि यदि बिल को उस गजटे में इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर पब्लिश कर दिया जाता है तो जो पर्सन जो लेकर आ रहा है उस बिल को, उसको जरूरी नहीं है कि वो उसको सदन छोड़े, मतलब बिना सदन को छोड़े ही फिर वो आगे का मतलब जो कार्रवाई जो है चालू कर सकता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गेजेट कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। यानी कि इसमें क्या है कि एक बिल को संसद में लाना, उसका टाइटल क्या है, क्या उसके पीछे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और फिर उसको गज़ेट में पब्लिश करना, यही एक पहली जो स्टेज होती है वो बताता है। अब नीचे जो टेबल है, इस टेबल में प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताया गया है। पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल कौन से होते हैं, इट इज इंट्रोड्यूस इन दी पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर। यानी कि देखो पब्लिक बिल से मतलब है सरकार से संबंधित है, और सरकार से संबंधित मतलब क्या है कि सरकार का कोई एक मंत्री जो होगा वही ऐसे बिल को लेकर आएगा। तो पब्लिक बिल्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कि मिनिस्टर के द्वारा, एक मंत्री जो है उसके द्वारा। जबकि प्राइवेट बिल्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं भाई एनी, जो ये इंपॉर्टेंट है, एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर। अब एनी का मतलब ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है उसी के मेंबर करें, अपोजिशन पार्टी के भी मेंबर जो है उसको
ला सकते हैं प्राइवेट बिल को। तो प्राइवेट बिल में क्या है कि पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा है इट रिफ्लेक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी, यानी कि जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को बताता है पब्लिक बिल। जबकि प्राइवेट बिल क्या बताता है कि इट रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ द अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर, कि जो पब्लिक जो सरकार का ये मामला है उस पर या कोई पब्लिक से संबंधित कोई भी मैटर है उस पर अपोजिशन का क्या स्टैंड है वो प्राइवेट मेंबर बिल बताता है। तीसरा है इट हैज़ अ ग्रेटर चांस टू अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि पब्लिक बिल के ज़्यादा चांस होते हैं पार्लियामेंट के, और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि भाई मेजोरिटी रूलिंग पार्टी का मतलब क्या है कि जिसकी लोकसभा में बहुमत है, वो बहुमत होगी तो उसको बिल तो कोई रोक ही नहीं सकता पास होने से। अगर बिल रुक जाता है तो इसका मतलब सरकार की हार है, कि सरकार का विश्वास लोगों में नहीं है, मेंबर्स में, इसीलिए इसके ज़्यादा चांस होते हैं। और तीसरा प्राइवेट मेंबर भी होता है लेस चांस, क्योंकि इनके यहाँ उतनी मेजोरिटी नहीं होती है उसे पास करने में। Fourth one is its rejection by the House amount to the expression of want of parliamentary confidence in the government at any it may lead। मतलब ये वही कह रहे हैं कि यदि इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब कोई भी पब्लिक मेंबर जो है, कोई भी एक मिनिस्टर अगर कोई भी एक बिल लेकर आता है, ठीक है, और वो बिल अगर हाउस में रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि सरकार अपना जो बहुमत है, जो विश्वास है वो खो चुकी है। और ऐसे में सरकार को जो है वो एक रेजिग्नेशन देना पड़ता है अपना, मतलब उसे छोड़नी पड़ेगी, या उसे मतलब प्रूव करना होगा कि हाँ अभी कॉन्फिडेंस बना हुआ है। जबकि अगर हम बात करें प्राइवेट मेंबर की, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस हैज नो इम्प्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट और इट्स रेजिग्नेशन, यानी कि जब कभी भी अगर प्राइवेट बिल पास नहीं हो पाता तो इस मतलब ये नहीं है कि उनको उनका विश्वास नहीं है सरकार में। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि प्राइवेट में बिल जो है वो पास हो ना हो, लेकिन पब्लिक बिल का पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के लिए। फोर्थ है इट्स इंट्रोडक्शन इन दी हाउस रिक्वायर 7 डेज नोटिस। मतलब क्या है कि यदि कोई भी एक पब्लिक बिल ला रहा है मिनिस्टर, तो उसको क्या है कि 7 दिन का एक नोटिस देना होगा, उसके बाद ही उसको वो लेकर आएगा हाउस में। जबकि प्राइवेट के लिए क्या है, कम से कम 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। छठा है इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। भाई जब कोई भी बिल तैयार किया जाता है पब्लिक बिल मिनिस्टर के द्वारा, तो जिस डिपार्टमेंट या जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो वो डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने के बाद ही उसको ड्राफ्ट किया जाता है। जबकि प्राइवेट बिल की बात करें तो इट इज ड्राफ्टिंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न। यहाँ पर जो भी मेंबर लेकर आ रहा है वही उसको मतलब ड्राफ्ट करते हैं। तो ये तो सब होता है पहली रीडिंग में। अब हम देखते हैं सेकंड रीडिंग क्या होती है। सेकंड रीडिंग क्या था इस स्टेज में, द बिल्स रिसीव नॉट ओनली द जनरल बट ऑल्सो द डिटेल स्क्रूटनी एंड अज्यूम इट्स फाइनल शेप, यानी कि इसमें सबसे बड़ा काम क्या आता है कि जो बिल आया है उसकी स्क्रूटनी की जाती है। हेंस इट फॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द एनेक्टमेंट ऑफ द बिल। इन फैक्ट दिस स्टेज इन्वॉल्व 3 सब स्टेजेस, नेमली स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, कमेटी, स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। यानी कि जो भी सेकंड देखा था कि यहाँ सबसे ज़्यादा स्क्रूटनी होती है, तो इसमें 3 सब सेक्शंस हैं। उसमें बताया गया है कि कैसे कोई भी बिल पर जनरल डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद वो कमेटी को भेजा जाता है, उसके बाद में कंसिडर्ड किया जाता है वो। तो पहले हम डिस्कशन के बारे में करें तो ये प्रिंटेड कॉपीज जो होती हैं बिल की आर डिस्ट्रीब्यूट टू दी ऑल मैटर्स, यानी कि सभी मेंबर्स के लिए वो कॉपीज होती हैं वो बांटी जाती हैं। और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल एंड इट्स प्रोविजन आर डिस्कस्ड जनरली और द डिटेल ऑफ द बिल्स आर नॉट डिस्कस्ड। यहाँ पर क्या है कि केवल केवल जो बिल का ऊपरी पार्ट होता है, मतलब किस संबंध में बिल को लाया गया है, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस, इसी को डिस्कस किया जाता है, और उसके अंदर जो भी कुछ है डिटेल में उसको बिल को डिस्कस नहीं करते हैं। एट दिस स्टेज द हाउस कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर एक्शन। अब क्या करना है कि जब डिस्कशन होता है तो इस पर एक सदन के पास होता है, सदन के पास 4 ऑप्शन है, उनमें से वो कोई भी एक ऑप्शन को अपना सकता है। जैसे कौन कौन सा, इट में टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली ऑन और आफ्टर ऑफ फिक्स डेट। या तो जो बिल आया है अब उनके सामने आया तो या तो वो आज ही उसको कंसीडर कर लें, या आज कंसीडर नहीं करते तो आगे की कोई एक डेट फिक्स कर दें और उस डेट को वो बिल पर जो है वो डिस्कशन किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि इट में रेफर द बिल टू अ सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। या तो वो आज डिस्कशन ना कर कर उस पर जो बिल है उसको क्या एक कमेटी को भेज दें। दूसरा इट में रेफर द बिल टू अ जॉइंट कमेटी, या वो दोनों हाउसेस की मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग कमेटी बनाकर उसको रेफर कर दें वो बिल। चौथा है कि इट में सर्कुलेट द बिल टू इलिसिट पब्लिक ओपिनियन, जो जनता की राय है उस बिल पर क्या उसको जानने के लिए क्या है कि वो पब्लिक कर दें।
तो ये 4 ऑप्शंस में से कोई सा भी एक ऑप्शन अपनाया सकता है। दूसरी स्टेज है कमेटी स्टेज। द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू रेफर द बिल टू अ सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। यानी ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी जब जो बिल आता है तो पहले सबकी कॉपीज बांटी, ऊपर के प्रोविजंस को उन्होंने डिस्कस किया, उसके बाद वो कमेटी को भेजा जाता है। ये कमेटी एग्जामिन करती है उस बिल को बहुत ज़्यादा थोरोली और डिटेल में और क्लॉज बाय क्लॉज उसको समझती है। अब यहाँ इस कमेटी के पास एक राइट होता है कि अगर वो चाहें तो कोई से प्रोविजंस में कोई भी चीज़ अमेंड कर सकती है उनके विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल्स अंडर। मतलब जो मेन उद्देश्य है बिना उसमें कोई चेंज किए उसके प्रोविजंस में चेंज कर सकती है कमेटी। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रूटनी एंड डिस्कशन द कमेटी रिपोर्ट दी बिल बैक टू द हाउस। मतलब जब कभी उस पर उसकी स्क्रूटनी कर ली जाती है, उस पर डिस्कशन हो जाता है, फिर कमेटी को आता है, कमेटी को उस पर छानबीन जब करती है उसके बाद वो वापस हाउस को भेज देती है। तीसरा है फिर है कंसिडरेशन स्टेज। द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सिलेक्ट कमेटी कंसिडर द प्रोविजंस ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज। Each clause is discussed and voted upon separately. The members can also move amendment and if accepted, they become part of the bill. अब इसमें क्या है कि कंसिडरेशन स्टेज में जब वो कमेटी से वापस से सदन के पास कोई बिल आता है तब जो है उस बिल पर डिस्कशन किया जाता है। अब जो डिस्कशन होगा उसके हर एक क्लॉज बाई क्लॉज किया जाता है। यदि कोई भी संशोधन किया है कमेटी ने उस बिल पर तो उस पर भी डिस्कशन किया जाता है और यदि उसमें कोई अब और लगता है कि हाँ संसद में बैठकर जो मेंबर्स को लगता है कि इस पर कोई प्रोविजन से उनमें चेंज किया जाए तो उस पर भी वो अमेंड उसे कर सकते हैं और उसके बाद हर क्लॉज पे उस पर वोटिंग होती है। तीसरी जो रीडिंग होती है, ये जो स्टेज होती है इसमें डिबेट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल एज अ होल और एंड नो अमेंडमेंट आर अलाउड एज द जनरल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द बिल हैव ऑलरेडी बीन स्क्रूटनाइज्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सेकंड रीडिंग। अब इसमें क्या है कि ये थर्ड जो रीडिंग होती है कि सेकंड स्टेज में अभी हमने देखा खूब स्क्रूटनी होगी उसकी, कमेटी ने भी कर लिया, तो यहाँ पर केवल केवल जो डिबेट होती है वो इसी चीज तक सीमित रहती है कि उस बिल को एक्सेप्ट किया जाए या उसको रिजेक्ट किया जाए। मतलब क्या है कि उस पर अब जो वोटिंग हुई है उससे ये क्लियर करना है कि इस बिल को पास करें या इसको रिजेक्ट करें। इफ द मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल, इफ द बिल इज रिगार्डेड एज द पास बाय द हाउस। यानी कि जो भी मेंबर, जितने मेंबर उस समय प्रेजेंट हैं सदन में, हाउस में वोटिंग के दौरान, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल को तो बिल ये माना जाता है कि वो हाउस ने पास कर दिया है। अन्यथा अगर वो नहीं कर पाते तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर है अ बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ओनली व्हेन द बोथ द हाउस हैव एग्रीड टू इट आइदर और विदाउट द अमेंडमेंट। आइदर विद और विदाउट द अमेंडमेंट, यानी कि एक बिल जब ही माना जाएगा कि वो संसद से पास हो गया है जब दोनों सदन उसे पास कर देते हैं, चाहे तो उसमें संशोधन के साथ या उसमें बिना संशोधन के, लेकिन दोनों सदनों के द्वारा अगर पास कर दिया गया है तभी वो माना जाता है कि हाँ पार्लियामेंट ने वो बिल पास कर दिया गया है और फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। चौथे में है अ बिल इन दी सेकंड हाउस। अब दूसरे हाउस में जैसे लोकसभा से पास होकर जब दूसरे हाउस राज्यसभा में पहुंचता है तो उसमें कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है, तो इन दी सेकंड हाउस ऑल्सो द बिल पासिस थ्रू ऑल द थ्री स्टेज, दैट इज फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस होती है और उसके पास भी चार ऑप्शन होते हैं हाउस के पास, सेकंड हाउस के पास। क्या है कि इट में पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस विदाउट द अमेंडमेंट। यानी क्या है कि वो बिल को पास कर दे, जो पहले हाउस ने उसमें भेजा है तो उसे पास कर दे। दूसरा है कि इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट एंड रिटर्न टू इट फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन। अगर राज्यसभा को कुछ लगता है कि इस बिल में कुछ संशोधन करना है, यहाँ राज्यसभा से मतलब नहीं, यहाँ मतलब दूसरे हाउस में जब पहुंचता है तो उसको लगता है तो वो उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं और वापस पहले हाउस को भेजेंगे कि ये हमने संशोधन किया, आप इसको एक बार रिकंसिडर कर लो। ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है दूसरे हाउस के पास, इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, कि वो बिल को रिजेक्ट ही कर दें। फोर्थ है इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, कि चौथा ऑप्शन ये है कि वो कोई भी एक्शन उस पर ना लें और वो क्या उसे पेंडिंग में पड़ा रहने। तो ये कुछ राइट्स होते हैं सेकंड हाउस के पास बिल के संबंध में। यदि जो सेकंड हाउस पास कर देता है बिल को बिना किसी संशोधन के, या फर्स्ट पहला जो हाउस है वो एक्सेप्ट कर लेता है अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस एंड द सेम इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एक्सेप्ट। यानी कि अगर जो पहले जो दूसरा सदन है वो पास कर देता है या दूसरे सदन ने कोई भी संशोधन किया और वो वापस पहले हाउस के पास आता है और वो भी उसे पास कर देता है तो माना जाएगा कि ठीक है बिल पास हो गया और आगे फिर क्या है वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जबकि दूसरी साइड देखें तो इफ यदि फर्स्ट हाउस रिजेक्ट द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस और द सेकंड हाउस रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर
और द सेकंड हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शन ऑफ द फॉर 6 मंथ अ डेडलॉक इज डीम्ड टू हैव बीन टेक प्लेस। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि पहला जो हाउस है उसने वो सभी रिजेक्ट कर दी, वो सभी संशोधन जो थे दूसरे हाउस ने किए थे उनको रिजेक्ट कर देता है, या दूसरा हाउस जो है 6 महीने तक उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो ये माना जाएगा कि दोनों सदनों में उस बिल को लेकर एक डेडलॉक की स्थिति हो गई है। यानी कि एक हाउस वो जो कुछ कहता है तो वो मानने को राजी नहीं है, तो जब माना जाएगा कि दोनों सदनों में अब उस बिल को लेकर जो है वो मतभेद है। अब इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट जो है क्या एक बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग दोनों सदनों की। और ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन किसमें 108 में, तो 108 जो है वो ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बताती है। और कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग को बुलाते हैं और इसको प्रेसाइड कौन करेगा? वो स्पीकर करेंगे लोकसभा के, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो इसको प्रेसाइड करेंगे। If the majority of the members present and voting in the joint sitting approves the bill is deemed to have been passed by both the houses। यानी कि वोटिंग के दौरान जितने भी सदस्य प्रेजेंट हैं वहाँ पर, अगर वो वोट करते हैं उसके फेवर में, तो ये माना जाएगा कि ठीक है वो बिल अब जो है वो दोनों सदनों की सहमति से वो बिल पास हो गया है। अब जो 5वीं स्टेज है वो है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की सहमति को लेकर। Every bill after being passed by both the House of Parliament, either single or a joint sitting, is present to the President for his assent. There are 3 alternatives before the President। यानी कि जब बिल दोनों सदनों से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है उसकी सहमति के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ही में गिव हिज एसेंट टू द बिल, कि वो जो बिल आया उस पर अपनी सहमति दे दे। दूसरा है ही में विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, कि अपना जो बिल पर एसेंट है उसको विदहोल्ड कर लें। थर्ड वन इज ही में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, यानी कि वो सदन को वापस भेज दें कि वो उस बिल को एक बार वो रिकंसिडर करें। तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास होते हैं। इफ द प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट टू द बिल बिकम एन एक्ट एंड इज प्लेस्ड ऑन द स्टैट्यूट। इफ द प्रेसिडेंट विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल इट एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। अब क्या करना है कि यदि अपनी वो सहमति दे देता है तब माना जाएगा कि प्रेसिडेंट ने भी उसको पास कर दिया है। अब जो पार्लियामेंट की स्टैच्यू बुक है उस पर उसको मेंशन किया जाता है, फिर वो एक लॉ बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। यदि प्रेसिडेंट उस बिल पर अपनी एसेंट को विदहोल्ड करते हैं, ये है विदहोल्ड कर लेते हैं, तो ये माना जाएगा कि ये जो बिल है वो खत्म हो जाएगा और आगे चल के कभी भी एक्ट नहीं बन पाएगा। इफ प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, यदि प्रेसिडेंट ने वो बिल वापस कराया कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए कि उसे दोबारा से एक बार रिकंसिडर करो, और वो बिल दोबारा से पास कर दिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा, अगेन विद या विदाउट अमेंडमेंट, या तो उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया या जैसा वो पहले था वो बिल्कुल वैसे ही उसको दोबारा से पास कर दिया है, ऐसे केस में और फिर लाया जाता है प्रेसिडेंट के पास उसकी सहमति के लिए। तो द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। तो प्रेसिडेंट क्या है कि अपनी सहमति उस पर देनी हो, प्रेसिडेंट का जो भी ओपिनियन हो, लेकिन प्रेसिडेंट बाध्य होते हैं कि उस पर वो उन्हें सहमति देनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है उसको ओवरराइड किया जाता है कि बिल अगर कोई भी बिल दोबारा से अगर पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा तो प्रेसिडेंट को सहमति अपनी उस पर देनी होती है। दस द प्रेसिडेंट एंजॉय ओनली द सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव का मतलब क्या है कि मुझे इसमें कोई भी डाउट था लेकिन फिर भी मुझे इस पर सहमति अपनी देनी पड़ रही है, मतलब उनके पास सस्पेंस है, उस सस्पेंस में भी उन्हें देना पड़ता है। तो कोई भी बिल अगर दोबारा से पास कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट जो है वो बाध्य होते हैं, उन्हें देनी पड़ती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम कवर करेंगे मनी बिल्स के बारे में, और मनी बिल जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 109, आर्टिकल 1010 और आर्टिकल 111। ये 3 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मनी बिल से वो यही होता है, या तो मनी बिल की जो कौन सा आर्टिकल उसको बताता है कि क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या मनी बिल की कौन सा आर्टिकल मनी बिल की डेफिनेशन बताता है। और आर्टिकल जो है 111 ये बताता है प्रेसिडेंट की एसेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी सहमति है मनी बिल्स पर देंगे प्रेसिडेंट, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है किन परमिशन से? प्रेसिडेंट की परमिशन से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मनी बिल्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में जो अब तक हमने ये था कि ऑर्डिनरी बिल्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताओ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।